नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। दरअसल छत्तीसगढ़ में चुनाव का प्रथम चरण बस्तर से प्रारंभ हो रहा है। कल चुनाव है, उसके लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं। चूंकि बस्तर का जब नाम आता है तो कहीं ना कहीं उसमें नक्सलवाद का नाम आता है। बस्तर में नक्सली घटनाएं लगातार हुई हैं और अभी हमने देखा कि एक दिन पहले ही वहाँ पर जो हमारी फोर्स है उसने 29 नक्सलियों को मारा है, पर वो कांकेर लोकसभा क्षेत्र है। पर जो हम बस्तर लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं वहाँ पर भी नक्सली आतंक है। इसीलिए ये कोशिश होती है, चुनौती होती है शासन के सामने कि चुनाव निष्पक्ष भी हों, हिंसा मुक्त जो है चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती है। ऐसी चुनौती से निपटने के लिए पहले से जो है वो काफ़ी तैयारी की जाती है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से केवल बस्तर सीट को जो है वो पहले चुना गया है ताकि वहाँ पर मतदान शांतिपूर्वक हो सके। बस्तर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। नक्सल प्रभावित होने के कारण यहाँ चुनाव आयोग के समक्ष हिंसा मुक्त मतदान करने की चुनौती है, क्योंकि नक्सली चुनाव का विरोध और बहिष्कार करते हैं, चुनाव और मतदान रोकने के लिए हिंसा भी करते हैं। प्रदेश के मुख्य राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पे नक्सलियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हैं। हालांकि नक्सली दोनों दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारते रहे। चुनाव आयोग ने बस्तर सीट पर 19 अप्रैल को होने वाले मतदान की पूरी तैयारी कर ली है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा कंगाले ने बस्तर में मतदान के लिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था का दावा करते हुए क्षेत्र के मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है। चुनाव आयोग के मुताबिक बस्तर में 196 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए 300 कंपनियां तैनात की गई हैं। पिछले एक हफ्ते में यहाँ 60,000 जवान तैनात किए गए हैं। बस्तर सीट से 11 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। 1961 मतदान केंद्रों पर 14,72,207 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर प्रत्याशी के भाग्य का फैसला करेंगे। बस्तर लोकसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक, वहीं बस्तर और जगदलपुर में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। वहीं 800 मतदान केंद्रों में वेब कास्टिंग की जाएगी। तो ये एक तरह से तैयारी है। हमारे संवाद जो हमारे चीफ हैं यहाँ के इनपुट के, संजय दुबे जी, वो अभी इस समय बस्तर में मौजूद हैं। तो हम सबसे पहले संजय दुबे से जानना चाहेंगे कि संजय, अच्छा चलिए पहले हम एक बाइट देखते हैं, उसके बाद हम संजय दुबे से जुड़ते हैं। जी। प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीओ महोदय संगठन द्वारा हमेशा चुनाव प्रक्रिया को बहिष्कार करके एक बॉयकॉट कर दी जाती है। उसी हिसाब से अभी लोकसभा चुनाव को भी बहिष्कार करके पूर्व में भी उनके द्वारा अनेक पैम्पलेट, पर्चा, प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी और समय समय पर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्तियों या कोई संगठन को टारगेट कर भी उनके द्वारा बैनर, पर्चा वगैरह जारी की जाती है। इन सब परिस्थिति को देखते हुए यथासंभव सभी क्षेत्र के जो जनता, जनप्रतिनिधिगण और चुनाव प्रक्रिया से शामिल सभी व्यक्तियों का सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाती है। इसके बावजूद हमारे पास चुनौती ज़्यादा है, क्योंकि क्षेत्रफल ज़्यादा और प्रक्रिया में काफ़ी चीज़ का जैसे मतदान दल की सुरक्षा और अन्य प्रकार का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी की जाने थे। फिर भी एक कारपेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट के हिसाब से लगातार इलाका में हमारा फोर्सेस एक्टिव है। से मतदान के लिए पुख्ता तैयारियां की गई है, सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, मतदान दल समय पर पहुंचे और निर्वाचन आयोग ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है, संपूर्ण तैयारी है। और मैं लोगों से अपील करता हूं कि लोग निर्भय होकर अपने घरों से निकलें, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति दें, मतदान अवश्य करें। ये आपका अधिकार है, अपने अधिकार का अवश्य उपयोग करें। और आज जिस प्रकार से बस्तर की शांति और खुशहाली के लिए, बस्तर के विकास के लिए आगे बढ़ें, नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करें और भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। तो चलिए, जिस तरह से हिंसा मुक्त चुनाव की जो चुनौती है उससे किस तरह से बस्तर में निपटा जा रहा है और वहाँ पे ग्राउंड जीरो पर क्या व्यवस्था है, तो मैं संजय दुबे जो हमारे इनपुट हेड हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। संजय, आप बताएं क्या तैयारी और क्या हालचाल है वहाँ? जी, हम इस समय जगदलपुर में हैं। जगदलपुर में है। कल यहाँ बस्तर लोकसभा के लिए मतदान होना है और इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और सबसे बड़ा जो एक चुनौती रहता है वो है यहाँ कुछ जो संवेदनशील केंद्र हैं और उनमें सबसे ज्यादा चुनौती रहती है।
यहाँ चूंकि चप्पे चप्पे पर फोर्स लगी हुई है, संवेदनशील जो क्षेत्र हैं वहाँ कल ही हेलीकॉप्टर से मतदान दलों को रवाना कर दिया गया था और बाकी क्षेत्रों में आज जो है सड़क मार्ग से मतदान दलों को रवाना किया गया है। और इसके अलावा मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं चूंकि इस समय जगदलपुर में हूं और यहाँ मतदान केंद्र क्रमांक 153 है जिसमें हम खड़े हैं और यह केंद्र संगवारी मतदान केंद्र है। संगवारी मतदान केंद्र की विशेषता यह है कि यह केवल महिलाओं के लिए है। यहाँ महिला वोटर ही वोट डालेंगी, महिला मतदान कर्मचारी ही ड्यूटी पर तैनात रहेंगी। इतना ही नहीं, जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी महिलाएं ही रहेंगी। तो पूरे बस्तर लोकसभा में ऐसे 125 केंद्र बनाए गए हैं। ठीक है संजय, तो ये तो संगवारी मतदान केंद्र हो गया। हाँ संजय जी, संगवारी मतदान केंद्र के बारे में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे इन केंद्रों को कि किस ढंग से यहाँ सुरक्षा कर्मी से लेके सारे जो कर्मचारी हैं वो महिला कर्मचारी ही तैनात किए गए हैं और इन केंद्रों में किस ढंग से मतदान संपन्न होना है, यहाँ की व्यवस्थाएं क्या है, इसके बारे में यहाँ जो अधिकारी मौजूद हैं हम उनसे भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि जो संगवारी मतदान केंद्र है वहाँ किस मकसद से बनाया गया है और क्या विशेषता है। विशेषता ये है कि बेसिकली ये वाला मतदान केंद्र में सारे महिला अधिकारी हैं और जो सुरक्षा बल के हैं वो भी महिला अधिकारी हैं। तो ये हमारे कलेक्टर सर द्वारा महिलाओं को और प्रेरणा देने के लिए और आगे अच्छे से काम करने के लिए, बराबरी का हिस्सा देने के लिए इस तरीके के केंद्र बनाए गए हैं। जी, तो यहाँ बताया गया है कि महिलाओं की भागीदारी। अब सवाल ये उठता है कि जो बस्तर लोकसभा है यहाँ के अगर मतदाताओं की बात करें तो यहाँ करीब 15.25 लाख मतदाता हैं और 15.25 लाख मतदाताओं में से महिला मतदाताओं की संख्या अलग बहुत ज्यादा है, पुरुषों की तुलना में उनकी संख्या ज्यादा है। पुरुष जहां 7 लाख के आसपास मतदाता है वहीं 7,71,000 के करीब महिला मतदाता है, इसलिए महिलाओं पर यहाँ विशेष तौर पर फोकस किया गया है। संजय, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, ये तो अब जगदलपुर में एक नया प्रयोग किया गया और महिलाओं को, आधी आबादी को एक प्रकार से प्रतिनिधित्व देने का अपने अपने तौर तरीके हैं, वो तौर तरीके इस्तेमाल किए गए। अभी तक कहीं पर आप घूम रहे हैं और कल भी आप सब जगह सारे केंद्रों पे रहेंगे, तो जिस तरह की घटना नक्सली, जिसकी बात हम कर रहे हैं कि नक्सली आतंक होता है, तो किसी प्रकार का कोई भय, किसी प्रकार का कोई संशय मतदान दलों के बीच में या ऐसा लगता है आम जनता के बीच में कोई इस तरह की बात तो नहीं है? जी, हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतदान शुरू होने के पहले ही जो तत्व हैं, जो नक्सली हैं, उन्होंने एक भय का वातावरण पैदा करने की पूरी कोशिश की है। सुकमा में एक मतदान केंद्र पर ही नोटिस चिपकाया गया, लिख दिया गया, लोगों को चेतावनी दी गई कि मतदान न करें, ग्रामीणों को। इसके अलावा कुछ जगहों पर पर्चे फेंके गए हैं जिसमें स्पष्ट चेतावनी दी गई है मतदान न करने, और इस तरह का लोगों को कहीं न कहीं डराने का ये प्रयास जो है ये तो चल ही रहा है। ठीक है संजय, तो जो एक बड़ी वारदात हुई है जिसमें सबसे बड़ी मतलब एनकाउंटर हुआ है जिसमें 29 लोग मारे गए हैं, तो ये भी कहीं आशंका मन में है कि नक्सली कहीं ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि वो चुनाव में, सामान्य चुनाव में भी कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। तो ये घटना हुई है तो कहीं इसमें ये कि वो कल कुछ उत्पात करें, इसके लिए चूँकि कंपनियाँ तो तैनात हैं, प्रशासन नज़र रखा हुआ है। फिर भी हम अभी चलते हैं संजय, हम आपसे फिर जुड़ेंगे। अभी हम अपने जो बाकी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं वो और भाजपा के प्रवक्ता हैं, हम दोनों से बात करेंगे। राहुल टिकारिया जी हमारे साथ जुड़े, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका स्वागत है। और हमारे साथ अनुभव शुक्ला जी हैं, वो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनका भी स्वागत है। तो बीजेपी और कांग्रेस के दोनों प्रवक्ता हमसे जुड़े हैं। तो सबसे पहले जिस तरह से मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से बात करूँगा, अनुभव शुक्ला जी से, कि अनुभव, ये जो बस्तर में चुनाव हो रहा है, बस्तर को ये माना जाता था कि परंपरागत रूप से बस्तर कांग्रेस का है, पर अभी कुछ सालों से बस्तर जो है वो, पिछली बार तो ठीक है दीपक बैज जी थे वहाँ से,
पर वो कहीं ना कहीं खिसका है। और अभी विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का जो आदिवासी बेल्ट से कुछ थोड़ा सा लोगों का मोह भंग हुआ है। तो इस लोकसभा चुनाव में एक तरफ नक्सली हिंसा है, एक तरफ मुठभेड़ है जिसको लेकर एक कंट्रोवर्सी हो रही है कि उसमें मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बयान देते हैं, फिर दूसरे दिन उस पर दूसरा बयान देते हैं, फिर उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष एक बयान देते हैं। तो हिंसली जो नक्सली हिंसा है वो अपनी जगह है और मतदान अपनी जगह है। आप बस्तर के मतदान को, जो प्रथम चरण का मतदान है और छत्तीसगढ़ का पहला कहना चाहिए कि चुनाव लोकसभा का स्टार्ट हुआ है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो आपको और आपके सभी सम्मानीय दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, साथ ही प्रवक्ता को भी मेरा विनम्र प्रणाम। देखिए सुभाष जी, बात बहुत सरल है। अगर आप अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करके इस बात का विश्लेषण करने का कोई भी प्रयास करें तो उसको ये बात सीधे तरीके से समझ में आएगी कि 15 साल जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अन्याय, छल और धोखा बस्तर की जनता के साथ और विशेषकर यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ की आदिवासी जनता के साथ किया है, जिसका मैं ब्यौरा भी देता हूँ। वो जो धोखा उन्होंने दिया, उसके बाद 5 साल की जो सरकार हमारी चली, जो हमने लाभ दिए, ये जनता ने देखे और यही लाभ और यही फायदा जनता अब चाहती है कि पूरे प्रदेश के स्तर से उठ के अब देश के स्तर पे लागू हो और पूरे देश के स्तर पे मिले। इसलिए बस्तर की आदिवासी जनता हमारा साथ देने वाली है। मैं उदाहरण बताता हूँ आपको कि भारतीय जनता पार्टी की जब 15 साल की सरकार थी तो किस प्रकार से नक्सल वारदातों में बढ़त आई थी। जो गिल साहब थे उन्होंने ये कथित तौर पे कहा था कि रमन सिंह ने उनसे कहा है तुम अपनी खाली पगार लो और ऐश करो। नक्सलवादियों की हिंसा बढ़ने का कारण ये है। 15 साल जब इनकी सरकार चली तो इस देश में होने वाला सबसे बड़ा राजनीतिक हमला नक्सलियों द्वारा किया गया झीरम घाटी का कांड होता है। इनके जो दौरान जब 15 साल की सरकार चली तो कई 300-500 से ज्यादा स्कूल और अस्पताल बंद हो जाते हैं। चरण पादुका योजना इन्होंने आदिवासियों के लिए चालू करी, उस पर किस प्रकार का छल किया कि एक चप्पल देते थे 5 नंबर, दूसरी देते थे 7 नंबर। इस प्रकार का अन्याय और धोखा करने वाली जो सरकार इन्होंने चलाई है, उनकी जमीन हड़पने वाली सरकार जो थी, वो 5 साल की, जब हमारी सरकार 5 साल की आई तो हमने इन चीजों को रोका है। चाहे नगर नार का निजीकरण की बात हो, एनसीएलटी का इस्तेमाल करके नंदराज पहाड़ हो, चाहे जीएमआर रायपुर या तमाम ऐसे निजीकरण करने के इनके जो तरीके हैं, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी में संशोधन लाते हैं केंद्र की, ताकि इनका जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाए। मैं यहाँ पे ये स्पष्ट करना चाहूंगा सुभाष जी, इससे पहले कि राहुल जी कहें, कि हम उद्योगपतियों का समर्थन करते हैं, लेकिन हम उद्योगपतियों की सरकार नहीं चलाते। हम गरीब की, पिछड़ों की, आदिवासी की, महिलाओं की, शोषित वर्ग की सरकार चलाते हैं। उसके लिए न्याय करने के लिए हमारी सरकार ने तेंदुपत्ता का जो संग्राहकों को दाम दिया, मानक बोरा, सबसे ज्यादा हमने दिया। समर्थन मूल्य पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर किसी ने दिया तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने दिया। किसानों की, आदिवासियों की जमीन हमने लौटाई थी लोहारीगुड़ा में 4200 एकड़। ये न्याय करने वाली जो सरकार है, ये न्याय करने वाली सरकार और पार्टी का साथ कल बस्तर की जनता दोबारा देने वाली है और कवासी लखमा जी को संसद पहुंचा के बस्तर के मुद्दों को उठाने वाली है कि ऐसा क्या कारण है कि कोयले की ट्रेनें बंद नहीं होती हैं लेकिन जनता की सुख सुविधा के लिए चलने वाली ट्रेनों का कोई नामो निशान नहीं होता। बुलेट ट्रेन का वादा किया था इन्होंने, अब दोबारा वादा करते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो मोनो रेल का वादा किया था। ऐसे तमाम वादे इन्होंने आदिवासियों से किए थे कि प्रत्येक आदिवासी परिवार को एक नौकरी देंगे, प्रत्येक आदिवासी परिवार में एक गौ माता देंगे, वही गौ माता जिसके नाम पे ये वोट मांगते हैं। जनता इन चीजों को भूली नहीं है सुभाष जी। जनता इस बात को कल जब मत डालेगी तो इन बातों को याद रखेगी। किस तरीके से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चली, उन्होंने ये वादा किया था कि हम पलायन मुक्त, भय मुक्त, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे, और किस तरीके से इनके दौरान इस प्रकार के हमले और वारदातें बढ़ती रही। अनुभव, चलिए हम राहुल टिकरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा के प्रवक्ता। राहुल, दरअसल बीजेपी बस्तर में जो मुद्दे हैं, आपने जिनको महेश कश्यप जी को उतारा है, महेश कश्यप जी एकदम नया चेहरा है और उनके सामने कवासी लखमा है जो कि लगातार विधानसभा में चुनाव जीतते रहे, पूर्व मंत्री रहे। पर आपने जब महेश कश्यप को चुनाव में उतारा है तो वो कहीं ना कहीं बस्तर में जो धर्मांतरण हो रहा था उसके खिलाफ वो एक आवाज़ उठा रहे थे। बस्तर में जो हिंदुत्व की बात हो रही थी उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। तो ये जो नए चेहरे को आपने चुना है और जिस तरह के मुद्दे आप लेकर जनता के बीच में गए हैं, तो जैसे अनुभव शुक्ला जी अभी कह रहे थे कि कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है और आप लोगों को वो आप पे ब्लेम कर रहे हैं, तो आप बस्तर की जनता के बीच में ऐसी क्या बात करके वोट मांगने जा रहे हैं जो कांग्रेस जो है, जो पिछली बार लोकसभा सीट जीती थी,
वो इस बार नहीं जीत पाएगी। जी सुभाष जी नमस्कार, अनुभव जी को भी नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। सबसे पहले तो बात प्रारंभ करूं उससे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से, चूंकि लोकतंत्र का महापर्व प्रारंभ हो रहा है, पहला चरण है और छत्तीसगढ़ का पहला चुनाव है बस्तर लोकसभा से कल जो होने वाला है, उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, निर्भीक होकर मतदान करें, क्योंकि सुरक्षा में पूरी निर्वाचन आयोग के साथ साथ पूरा सुरक्षा बल लगा हुआ है। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूँ ज्यादा से ज्यादा मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए। अब मैं आ जाऊं जिस प्रकार से बस्तर का विषय है, चूंकि आप देखिए कांग्रेस के साथी भी कई प्रकार से आरोप जरूर लगाए हैं और ये कह रहे थे कि 15 साल हमने छलावा किया। किसने छलावा किया है वो पता चल गया है, महज 5 साल में किसकी सरकार चली गई है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूरे देश भर का विश्वास बढ़ा है। आप निसंदेह मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह सकता हूँ कि बस्तर की लोकसभा की जो सीट है भारतीय जनता पार्टी के पाले में आने वाली है और छत्तीसगढ़ की 11 सीटें इस बार हम जीतेंगे। और जिस प्रकार से धर्मांतरण का विषय था उसके लिए मैं आपको बता दूं, चूंकि कश्यप जी एक जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता हैं, मीडिया पैनल से थे, आज वो निसंदेह लोकसभा के उम्मीदवार हैं। और आप देखिएगा एक नए चेहरे को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है, सामान्य कार्यकर्ता को मौका दिया है। अब प्रचंड मतों से वो चुनाव जीत कर आएंगे। और किस प्रकार से कवासी लखमा जी बड़बोले बयान देते हैं और विवादित बयान देते हैं, वहां की जनता उनको किसी भी हाल में सदन नहीं पहुंचाने वाली, वहीं के वहीं उनको रोक दिया जाएगा और कश्यप जी सदन पहुंचेंगे। आप देखिएगा पूरी की पूरी 11 सीटें बस्तर के साथ में भारतीय जनता पार्टी के पाले में रहेंगी। जी, तो ऐसे क्या मुद्दे हैं जो मतलब मोदी की गारंटी है या बस्तर के डेवलपमेंट को लेकर आप ऐसे क्या चीज़ें लेकर जनता के बीच में गए हैं कि आपको उम्मीद है कि न केवल बस्तर बल्कि पूरी 11 सीटें छत्तीसगढ़ की आप जीत रहे हैं? बिल्कुल सुभाष जी, 15 साल की हमारी सरकार रही पूर्व में, तब 15 साल की सरकार में अकेले बस्तर में 5500 किलोमीटर सड़कों का जाल भारतीय जनता पार्टी ने बिछाया था। ये स्कूलों का जो जाल बिछाया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिछाया गया। सारे के सारे विकास कांग्रेस के सरकार में ठप पड़े रहे। आप देखिए सारे विकास भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुए हैं। और जिस प्रकार से मोदी जी के गारंटी के तहत हमने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाया, 5 बड़े वादे हमने महज 3 माह में पूरे किए, चाहे महतारी वंदन योजना का विषय हो जिसमें 70 लाख मातृशक्तियों को हम प्रति माह 1000 रुपए देने का काम प्रारंभ कर चुके हैं। किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल जो धान का विषय था उसका वादा हमने पूरा किया। चाहे पीएससी घोटाला का विषय हो, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, 2 साल का धान का बोनस का विषय हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के बड़े बड़े जो गारंटी थे, प्रमुख वादे थे, उसे पूर्ण कर रही है। और आदिवासी साथी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी कभी भी उनके अहित में नहीं है, सदैव हित में खड़ी रहती है। और बस्तर का विकास ही भारतीय जनता पार्टी का ध्येय है और हम विकास के ध्येय के साथ में ही जनता के बीच में है। और आप देखिएगा निसंदेह बस्तर की जनता का हमें विश्वास मिलेगा। पूर्व के चुनाव में बहुत कम मार्जिन से हम चुनाव हारे थे, इस बार बहुत ज्यादा मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। ठीक है, हम नक्सली हिंसा पे बात कर रहे हैं और बात ये कर रहे हैं कि बस्तर में जो पहले चरण का चुनाव है वो शांतिपूर्वक हो। संजय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये पार्टियां तो ठीक है, इनके अपने अपने चुनावी मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच में गई हैं, चुनाव प्रचार रुक गया है, कल मतदाता का मानस तैयार हो गया होगा वो किसको वोट देगा। सवाल ये है कि क्या पूरे बस्तर में शांतिपूर्वक मतदान होने की पूरी संभावना है? कहीं से कोई, जैसा नक्सलियों ने कुछ पर्चे फेंके हैं, कुछ जगह नोटिस लगाया है, इसको लेकर अगर आपने किसी से कोई बात की हो या आपके पास कोई इनपुट हो कि चुनाव में शांति व्यवस्था बनी रहे, मतदान दल सुरक्षित पहुंच जाए, मतदान दल सुरक्षित आ जाएं और ये सारी तैयारी और नक्सली हिंसा से मुक्त होकर लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग करें, इसके लिए मतदाता जागरूकता के लिए कुछ प्रयास हो तो उस पर बात करें। जी, आपने जैसा कहा कि इस संबंध में जो बातचीत है, तो बस्तर के आईजी सुंदरराज पी से भी बातचीत हुई थी और उन्होंने बहुत विस्तार से इन चीजों को बताया कि सुरक्षा के कैसे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ तक कि जो संवेदनशील केंद्रों में हेलीकॉप्टर से जिन मतदान कर्मियों को भेजा गया है, उनको अभी जो मतदान केंद्र है वहां नहीं रखा गया है, इन्हें सुरक्षा बलों के कैंप में रखा गया है और मतदान के ठीक पहले इनको वहां पहुंचाया जाएगा।
तो इस तरह से बड़े फुल प्रूफ तैयारियां की गई है। इसके अलावा आसमान से भी नजर रखी जा रही है, ड्रोन लगाए गए हैं और पूरे मतदान दलों के साथ साथ सुरक्षा कर्मी भी उनके पीछे रहेंगे। इस पूरे उसमें करीब करीब 60,000 सुरक्षा कर्मी बस्तर लोकसभा चुनाव के लिए तैनात किए गए हैं। और जो है चप्पे चप्पे पर जो सेंसिटिव एरिया है वहां चप्पे चप्पे पर फोर्स लगाई गई है। ठीक है संजय, तो मैं फिर से अनुभव शुक्ला जी के पास चलता हूं। अनुभव, ये नक्सली हिंसा जो है, एक बस्तर क्या पूरे छत्तीसगढ़ में कुछ जिले हैं जहां पे नक्सली हिंसा रही है और धीरे धीरे ये दावा किया जा रहा है कि नक्सली हिंसा कम हुई है, नक्सली कमज़ोर पड़े हैं और नक्सली जिस तरह से कल परसों मुठभेड़ हुई है और लगातार जिस तरह से नक्सली, ये भी कहा जा रहा है कि नक्सलियों का जो पुराना नेतृत्व था वो बुजुर्ग हो गया है या मर गया है या उनमें बिखराव आ गया है, तो अब नक्सली उस तरह से बस्तर के चुनाव को या बस्तर के जनजीवन को प्रभावित नहीं कर सकते और पुलिस की और अर्धसैनिक बलों की उपस्थिति बनी है, रोड बना है, वहाँ पर कैंप बने हैं और अब उस तरह का भय नहीं है। अब उस तरह का बीजापुर नहीं रहा, उस तरह का नारायणपुर नहीं रहा, अब लोगों की आमद बढ़ी है, लोगों का भय कम हुआ है। तो आपको लगता है कि ये इस बार मतदान जो है ज़्यादा होगा या इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा सुभाष जी। इस मुद्दे को, नक्सल मुद्दे को पार्टी से ऊपर उठ के देखने की आवश्यकता है और मैं वही करूंगा और मैं ये कहूंगा कि निश्चित रूप से आप अगर नक्सलवाद का इतिहास उठा के देखें, नक्सलबाड़ी से जहां से शुरू हुआ था और रेड कॉरिडोर कैसे करते करते कितने जिलों, 100-200 जिलों तक पहुंच गया था, आज बहुत कम जिलों में पूरे देश में बचा है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ 2 जिले या 3 जिले ही हैं जिनमें प्रमुख रूप से नक्सलवाद की समस्या है। तो नक्सलवाद की समस्या जो है विभिन्न कारणों से, हमारे जो जवान हैं, हमारे जो सुरक्षा बल है, उनके कार्यों से हो, चाहे सरकारों की नीतियों से हो, चाहे अन्य कारणों से हो, उसमें घटाव आया है। पिछले 5 साल जब हमारी सरकार चली थी तो उसमें एनसीआरबी का डेटा ये कहता था कि 80% नक्सल हमलों में घटत आई थी और लगभग 56% मृत्यु की दर में घटोतरी आई थी। तो वो चीज मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल ऐसा आपने ठीक कहा कि मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि इस बार संजय, जो मतदान को परसेंटेज को बढ़ाने के लिए जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है और जिला निर्वाचन अधिकारी और बाकी निर्वाचन में जो लोग लगे हैं, तो इस बार क्या उम्मीद की जा रही है कि पिछली बार से ज़्यादा जो है मतदान होगा और लोग सुरक्षित होकर मतदान करेंगे? जी, प्रशासन और जिला निर्वाचन आयोग जो है वो तो लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है कि हालांकि पिछली बार जो करीब 66% के करीब लोकसभा में मतदान का प्रतिशत था, तो वो इस बार और बढ़े। लेकिन जैसे आज हमने अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ बस्तर के देखा, तो कुछ जगहों पर हमें एक चीज देखने को मिली कि जैसा विधानसभा चुनाव में जो उत्साह था, वैसे उतना लोकसभा में हमें नहीं देखने को मिल रहा है। अब हो सकता है कि ये कल मतदान केंद्रों में जो भीड़ आएगी, सही स्थिति तो खैर उसी से पता चलेगी, लेकिन अभी जो स्थितियां हैं वो फिलहाल यही है। लेकिन प्रशासन लगातार लोगों को जो है मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहा है। और एक चीज और है, महिला मतदाताओं में हमने ज्यादा जागरूकता देखी है, ज्यादा उनका रुझान देखा गया है पुरुषों की तुलना में, क्योंकि यहाँ संख्या भी ज्यादा है महिला मतदाताओं की। और कहीं न कहीं जो महतारी वंदन योजना है या कांग्रेस की 5 गारंटियों में जो 1 लाख वाली बात महिलाओं के लिए आई है, तो ये सब कहीं न कहीं ये फैक्टर महिलाओं को अट्रैक्ट करते हुए भी दिख रहे हैं कि महिलाएं कहीं न कहीं इसको लेके थोड़ा ज्यादा सजग हैं पुरुषों की तुलना में। ठीक है संजय, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ जुड़े। देखते हैं कल सुबह से आपके साथ कि कितना मतदान का परसेंटेज किस तरह बढ़ता है और पिछली लोकसभा से इस बार का जो परसेंटेज है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।